नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ संतोष जी आ चुके हैं। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम। आपको मीडिया ने बताया होगा कि महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। एनडीए गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। भाजपा अपने वादे से पलट गई। उसके बाद किस तरह से वो अलग हो गए, अलग होके फिर उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है। शिवसेना को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे अपने ही पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी से बचाने के लिए उनको 5 स्टार होटल में ठहराने को मजबूर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास तो किसी राज्य में कोई सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह से अपने ही सहयोगी दल को फंसा दिया है। और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। बीजेपी में जो गड़बड़ झाड़ा चल रहा है, हमने कल बताया आपको कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। राजनाथ सिंह की विदाई की बात हो रही है, तो राजनाथ सिंह आज नागपुर पहुंच गए। अब नागपुर वाले जो बाबा है मोहन भागवत, वो मुंबई पहुंच गए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए। तो एक अजीब तरह का भारतीय जनता पार्टी में घालमेल हो रखा है। तो एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत सिमटी करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या मुंबई से खेले की शुरुआत हो गई है। राजनीति में सिर्फ एक बार शुरुआत होने की देर होती है। जब शुरुआत होती है, चाहे वो जीत की हो या पतन की हो, तो फिर उसी रास्ते पर वो राजनीतिक दल बढ़ने लगता है। तो मुंबई में बड़ा खेला होने वाला है, और हम उस बड़े खेले की खबर आपके सामने लेकर आए हैं। और हमेशा की तरह शिव जी शुरुआत करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। अब भैया हम तो आपसे ये पूछेंगे कि जब जिस नगर जिस नगर निगम का बजट इस देश के 1 दर्जन राज्यों से ज्यादा हो, तो क्यों बीजेपी बेचैन नहीं होगी। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है पर ईयर। आपको मालूम है बीजेपी छत्तीसगढ़ में हर हाल में सत्ता क्यों बनाना चाहती थी। वहां खनिज हैं, अयस्क है, कोयला है, सारे जल जंगल हैं, काटते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी 54 गांव विस्थापित करने की पहल चल रही है। 54 गांव हटाने का मतलब जानते हैं कितनी बड़ी एरिया होगी। झारखंड, एड़ी चोटी का जोर, एक ही काम, एक ही नाम, एक ही धाम, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मिले कहीं नहीं, ना घुसे न पैठ बनाई, फिर भी घुसपैठिया। झारखंड भी नहीं बन पाई क्योंकि वहां भी जंगल, कोयला, वही जो छत्तीसगढ़ में वही झारखंड में। इसके बाद जो राज्य आता है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों पर इस देश में जिसकी केंद्र की सरकार बनती है, केंद्र में, वो इन पर झपट्टा मारने को बैठा होता है। एक और राज्य तेलंगाना, तेलंगाना में भी बड़े अयस्क और खनिज है। तेलंगाना में बीजेपी की बन नहीं सकती। महाराष्ट्र में सरकार बन गई, बड़ी कल से तारीफ हो रही है, इतिहास रच गया, भूगोल बिगड़ गया। शिंदे को लगा उस समय तो हम फंसे हुए थे, हमें तुमने सीधा हेडमास्टर से सहायक अध्यापक बना दिया। मजबूरी में हम करते क्या, वरना आप तो सहायक अध्यापक से भी हटा सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य बन के खुश था, मजबूरी थी, क्योंकि चार्ज पदान्वत हो जाता है कभी कभी। फिर उसने मन में सोचा होगा कि हम तो 2.5 साल रहे, जब 5 साल वाला हमारे साथ 2.5 साल रहा है डिप्टी सीएम बन के, तो हम भी रह लेते हैं इसके साथ, कोई गुरेज नहीं। कंपैरिजन करता है आदमी। अब मामला आ गया मेयर का, यानी बीएमसी का मेयर, बृहद मुंबई नगर पालिका परिषद, सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है इस देश की। मुझे लगता है विश्व की सबसे बड़ी है, क्षमा चाहेंगे दर्शकों से। शिंदे ने सोचा हम 29 लेके भाग जाएं तो क्या बीजेपी मेयर बना लेगी। मैं बड़ी गूढ़ता की बात आपको बता रहा हूं, हंसी भी आ रही है और सच। उसके उनके मुनीम ने बताया होगा कि भैया फिर कुछ बचता ही नहीं, तो उन्होंने कहा पहले 29 को इकट्ठा करो। उनने अपने इकट्ठे किए, ताज होटल में बंद कर लिए। उसके बाद अजीत पवार से कहा कि अब आ जाओ, बैठ के हम लोग हुक्का गुड़गुड़ाएंगे।
फडणवीस परेशान थे, आए बाएं देख रहे थे हम क्या करें, तो उन्होंने तत्काल कैबिनेट की बैठक बुला ली कि कैबिनेट की बैठक में तो दोनों आएंगे, और जब दोनों आएंगे तो हाथ जोड़ के पांव जैसे भी अपना बात बना लेंगे। लेकिन वो दोनों पक्के खिलाड़ी है, वो कैबिनेट की बैठक में नहीं आई। फडणवीस वहां भी परेशान हो गए, अब क्या करें। आपको याद होगा संतोष जी, जब सीएम का चयन हो रहा था तो शिंदे की तबीयत बिगड़ गई थी और वो पर्सनल निजी विमान से अपने गांव चले गए थे। इस बार लेके होटल चले गए, प्रक्रिया वही है। पिछली बार उस प्रक्रिया में दम इसलिए नहीं थी कि बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ आ गई है 120-22 के विधानसभा में, कि वो चले जाते तब भी सरकार बन जाती। लेकिन अगर अजीत पवार और शिंदे दोनों निकले तो परिणाम विपरीत सरकार पर भी पड़ेंगे। नहीं, और एकनाथ शिंदे को याद है, उन्होंने तो देखा है कि बीजेपी किस लेवल पर जाकर काम करती है। जब खुद वो बीजेपी की मदद से शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे थे तो उनको कहा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात के टोल नाके पर पहुंचो। वो टोल नाके पर पहुंचे, फिर उनको कहा गया कि वहीं महाराष्ट्र वाली गाड़ी महाराष्ट्र में छोड़ दो, क्योंकि भाई सरकार उस समय उद्धव ठाकरे की थी, विपक्षी गठबंधन की थी। वहां से उनको कहा गया कि पैदल आप टोल नाका पार करो। पैदल पार किया तो वहां एक एसी शानदार बस खड़ी थी वहां उनके विधायकों के लिए, जो पहले गुजरात में उनकी एंट्री हुई, बाद में असम वो चले गए। तो उनको पता है भैया कि इस तरह से किस तरह से बीजेपी काम करती है। तो इसलिए उनको इतिहास पता है, बीजेपी की आदत पता है। बीजेपी के मदद से उन्होंने अपनी ही पार्टी शिवसेना को तोड़ने का काम किया, ये भी उनको पता है। अब खेला वही दोहराने वाला है। और एशिया की सबसे अमीर नगर निगम नगर पालिकाओं में बीएमसी मानी जाती है। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, आपने महाराष्ट्र और मुंबई का जिक्र किया, इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ लीजिए। इस देश में तमाम ठेके, तमाम प्रोजेक्ट, भले ही उसकी एक्सपर्टीज हो या ना हो, वो किसको दिए जा रहे हैं? साहिब के दोस्त को दिए जा रहे हैं। इसके लिए हाईवे भी जरूरी है, इसके लिए रेलवे प्रोजेक्ट भी जरूरी है, इसके लिए डिफेंस प्रोजेक्ट भी जरूरी है, इसके लिए पावर प्रोजेक्ट भी जरूरी है, और इसके लिए जमीन भी जरूरी है, इसके लिए जंगलों को काटना भी जरूरी है, इसके लिए पेड़ों को काटना भी जरूरी है। और अडानी साहब का बिजनेस इंटरेस्ट मुंबई में भी। भैया आर्थिक राजधानी है शिव जी, तो मुंबई तो चाहिए, हर हाल में मुंबई चाहिए। और इसी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी की, इसी कमजोरी को जो है वो एकनाथ शिंदे भी समझ गए हैं, और गुजराती लॉबी की इसी कमजोरी को देवेंद्र फडणवीस भी समझ गए हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो निकल गए स्विट्जरलैंड, दावोस में एक बड़ी बैठक होनी है वहां, कि भैया करो, तुम्हें तो अपने दोस्त की मदद करनी है तो कर लो, बना लो। अब यहाँ पे पेज क्या फंस रहा है, उस पेज को समझिए। टीवी चैनल ने बताया ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा शर जी कि वो आंकड़ा जरा आप स्क्रीन पर ला दीजिए, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो ये बताती है कि कोई ऐतिहासिक जीत नहीं है भैया। ये आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है, और इसको एक एक करके देखिए। ये आंकड़ा आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आपसे झूठ बोला जा रहा है, किस तरह से इस देश की मीडिया आपसे झूठ बोल रही है। ये 227 सदस्यीय बीएमसी है, 227 पार्षद, और बहुमत के लिए आपको चाहिए 114। अब इस 114 में आप देख लीजिए, ये बीजेपी की बम्पर जीत, बीजेपी की बम्पर जीत, लेकिन भैया बहुमत के लिए चाहिए 114। भारतीय जनता पार्टी के पास है कितने? 89। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 227 सदस्यीय बीएमसी, बहुमत के लिए चाहिए 114। भारतीय जनता पार्टी के पास है कितने? 89। और फिर जब उनको अपना मेयर बनाना है, तो जिस एकनाथ शिंदे के लिए गड्ढा खोदा उन्होंने महाराष्ट्र के कई जगह के निकाय के चुनावों में, जिस एकनाथ शिंदे को हराते हुए नजर आए, और एक बड़े पत्रकार ने जिन्होंने बीजेपी पर संघ पर कई किताबें भी लिखी है शिव जी, वो भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का खुलासा किया है। ये भी आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन पहले आपको नंबर बता देता हूं। अब बीजेपी इस टैली में शिंदे के 29 पार्षद को भी जोड़ रही है। अब बीजेपी इस टैली में अजीत पवार के 3 पार्षदों को भी जोड़ रही है, जो जिनके यहाँ छापा पड़वा दिया था, जिनकी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी के यहाँ छापा पड़वा दिया था। ये सब मिलके हो रहे हैं 118। मेरा एक सवाल है, हम्म। भारतीय जनता पार्टी को इस टैली में 45.22% वोट मिले। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10% वोट मिले। 55% वोट पाकर या 45% वोट पाकर बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पाई। बड़ी सोचने वाली बात है
45%। और उद्धव ठाकरे को कितना वोट मिला? 27.52%। सीटें कितनी है? 65। और 27 का ठीक 2 गुना है 45, थोड़ा कम है 9%। वो 54% से 9% कम है। और 9% कम, डबल से मार्जिन, यानी 130 की जगह होनी चाहिए 115 सीटें। और सीटें कितनी रह गई? 89। यानी इस पूरे चुनाव में आदित्य ठाकरे ने जो अपनी इमेज बनाई है, 25 साल की एंटी इनकमेंसी के बाद 65 सीटों तक अपनी जीत बरकरार रखी है। ये बड़ी हिम्मत और काबिले तारीफ काम है। संतोष जी, अब मेयर तो उल्टा सीधा ही होगा, बात आप अपनी जारी रखिए। देखिए, तो ये सब मिला के पहुंच रहे 118, लेकिन 118 पहुंचाने के लिए आपको अजीत पवार जोड़ना पड़ा, आपको एकनाथ शिंदे जोड़ना पड़ा। बहुमत के लिए 114 चाहिए, लेकिन उससे 4 ज्यादा। लेकिन अजीत पवार को देने के लिए आपके पास है क्या? एकनाथ शिंदे को देने के लिए आपके पास है क्या? दूसरी तरफ ये टैली हमें बताती है कि अगर आप विपक्षी गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे, आप सीधा सीधा देख लीजिए कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उद्धव ठाकरे जो है 65 पार्षद जिताकर ले आए हैं। कांग्रेस पार्टी के 24 है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 6 है, शरद पवार के 1 है, ओवैसी साहब की पार्टी के 8 है, समाजवादी पार्टी के 2 है। और ये सब मिलजुल कर जो पहुंच जाते हैं 106 के पास पहुंच जाते हैं। यानी इनको बहुमत जिताने के लिए सिर्फ 8 की जरूरत है। और इसलिए एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षद को लेकर 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। और उद्धव ठाकरे ने एक इशारा कर दिया कि मेयर जो है वो शिवसेना का बनेगा, और उसको एक मराठी अस्मिता का मुद्दा एक तरह से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। तो जो ये खेला शुरू हुआ है वो अपने आप में बता रहा है कि नतीजा आते ही एनडीए गठबंधन में एक बड़ा घमासान शुरू हो गया है। और एकनाथ शिंदे बीजेपी से ये भी पूछ रहे हैं कि भैया 20 से ज्यादा सीटों पर हमें हराया क्यों? खेला उनको समझ में आ गया, क्योंकि अगर 20 सीटें और होती एकनाथ शिंदे के पास तो बीजेपी और नीचे के स्तर पे होती। बीजेपी के लिए फिर अपना मेयर बनवा पाना आसान नहीं होता। लेकिन अपना मेयर बनाने के लिए, एकनाथ शिंदे पर दबाव डालने के लिए एकनाथ शिंदे के भी कई उम्मीदवारों को हराया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बात की खबर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेजी से फैल रही है और एकनाथ शिंदे इसको समझ गए हैं, इसलिए वो अड़े हुए हैं। और एक बड़े घमासान की, एक बड़े खेले की शुरुआत होने जा रही है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना उतर गई है कि मेयर बीजेपी का नहीं होगा, तो मान लीजिए कि खेला, बड़ा खेला शुरू हो गया है। मान लीजिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे दिया कि मेयर अपना बना लो, हमें तो मेयर बीजेपी का नहीं चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा संतोष जी? नहीं, मेयर बदल जाए? ये मेयर, भाई आपने तो ओवैसी साहब की पार्टी से गठबंधन कर लिया, आपने तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया, आपने तो ना जाने किन किन दलों से एक तरह से गठबंधन करके आपने ये बता दिया कि राजनीति में नैतिकता की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस से आपने गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने आपके साथ गठबंधन करने वाले अपने 12 पार्षदों को निकाल दिया। आपने तुरंत उनको आपने तुरंत उनको अपनी पार्टी में शामिल करके ये बता दिया कि आपके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। तो भैया, जब आपके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है, आपके लिए कोई गठबंधन कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए क्यों मायने रखेगा? और वो जिस तरह से अब एक प्रेशर, एक दबाव की राजनीति में उतर गए हैं, वो सीधे सीधे अपनी बात कहते हुए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया, या तो हमारी बात मान लो, या तो हमारे सामने झुक जाओ, या तो हमारा मेयर बनने दो, या फिर हम आपका मेयर नहीं बनने देंगे, आपके पूरे खेले को खराब कर देंगे। और ये जो पूरा खेला जो खराब है, देखिए, बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं है, बीएमसी सिर्फ एक नगर पालिका नहीं है। बीएमसी का महत्व क्या है ये आपने भी हमें बता दिया आर्थिक रूप से, और बीएमसी का महत्व साहब के लिए क्या है वो भी एक तरह से मैंने बता दिया तमाम दर्शकों को। और इसलिए समय तेजी से फिसला जा रहा है, और हर समय की तेजी के साथ, हर बदलते घंटे के साथ, हर बदलते मिनट के साथ भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ रही है। ये धड़कनें देवेंद्र फडणवीस की नहीं बढ़ रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को हमारे दर्शक, ये धड़कन साहब के लिए बढ़ रही है, क्योंकि मुंबई जरूरी है, क्योंकि मुंबई को तोहफे में देना है। तो क्या ये माना जाए
मेयर तो वही बनेगा जिसे एकनाथ शिंदे चाहेंगे, जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं मिलेगा। और ये भाजपा है। कल आपने प्रोग्राम किया, बीजेपी में कौन कौन बचेगा, कौन कौन जाएगा। प्रोग्राम करके फ्री भी नहीं हुए थे, तब तक पता लगी कि आडवाणी और जोशी का वोट कट गया। उसको कर रहे थे तब तक ये खबर आ चुकी थी कि एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षद लेकर होटल चले गए हैं। चूंकि हम लोग तथ्य जुटाते हैं, हम लोग ब्रेकिंग का तो पैटर्न चलते नहीं है, कोशिश ये करते हैं अपने दर्शकों को पहले खबर दें, लेकिन हम तथ्य और सबूतों के साथ दें। आज मेयर का चुनाव होना है और फडणवीस बाहर है। कल ही अपनी बधाई दे गए, तिलक करवा लिया परिवार के साथ बैठकर। लेकिन संतोष जी, क्या आपको लगता है मेयर पर लड़ाई होगी, भाजपा का सपना चकनाचूर हो जाएगा? इतिहास बदलने की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी भूगोल भूल जाएंगे और सपने चकनाचूर हो जाए? कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की सरकार भी चली जाए? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे इस बात को बखूबी समझते हैं कि मुंबई में अगर वो अपना मेयर नहीं बना पाए तो पूरे महाराष्ट्र में इस बात को लेकर उनके जनाधार में कमी आ जाएगी कि शिवसेना के वजूद को, वो कहते हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी हूं। उनके साथ समस्या दूसरी है सिर्फ, अभी तक शिवसेना असली कौन है इस बात का फैसला नहीं हो पाया। अदालत ने क्या किया, चुनाव आयोग ने किया, वो अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र में हर गुजरते दिन के साथ बार बार एकनाथ शिंदे को यह साबित करना पड़ता है कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी है, क्योंकि उनके नाम के आगे ठाकरे नहीं लगा हुआ। ये कमजोरी भी है उनकी, ये ताकत भी है उनकी। तो अगर मुंबई में बीजेपी का मेयर बन जाता है तो उनको पूरे महाराष्ट्र में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिकों को जवाब देने में। और इसलिए वो पूरा दबाव ये बनाएंगे कि 2.5 साल के लिए कम से कम उनका मेयर जरूर बन जाए। बाद में कोई और बने वो अलग बात है। इसके लिए भले ही उनको उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाना पड़ जाए, इसके लिए भले ही उनको शरद पवार से, कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ जाए, इसके लिए भले ही उन्हें ओवैसी से हाथ मिलाना पड़ जाए। और अब तो राजनीतिक नैतिकता भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही वो जो ग्राउंड था उसको खत्म कर दिया। बल्कि आज मेरी समझ में आ रहा है, पहले मैं समझ नहीं पा रहा था, कई लोगों से, बीजेपी के लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि भैया ओवैसी की पार्टी से गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन, तो हंस के वो टाल रहे थे। आज मेरी समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में जानबूझकर ये किया गया, क्योंकि नतीजा इसी तरह का आना था। अब लोग कहेंगे कि भैया आप क्या कह रहे हो, नतीजा ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा कैलकुलेटेड नतीजा आया था शिव जी बिहार में, ध्यान है आपको? बिल्कुल बीजेपी उस तरफ बढ़ रही थी, आखिरी के 1 घंटे में जितनी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी वो अपोजिशन को चली गई। कौन था जो कैलकुलेटेड रिस्क की बात कही जाती है, यहां तो कैलकुलेटेड रिजल्ट आ रहा है। और लोग कहेंगे कि बीजेपी में भैया बार बार क्यों बताते रहते हो घमासान है। मैं बता देता हूं क्यों घमासान है। क्या वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन वाले निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया? और उसके अगले ही दिन मुरली मनोहर जोशी के घर पर एक बड़ी बैठक होती है, पहाड़ को बचाने के नाम पर, हिमालय को बचाने के नाम पर, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 नेता मौजूद होते हैं। उससे आगे बढ़ जाइए, वाराणसी, वाराणसी जहां ये पूरी मणिकर्णिका घाट का जो विवाद है, ये वही विधानसभा का वही इलाका है जहां नरेंद्र मोदी साहब को पिछली बार इतने कम वोट मिले थे कि सांसद बनने पर खतरा पैदा हो गया था। वहां एक विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद को निपटाया जा सकता था 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में उस विवाद को निपटाया जा सकता था। मुख्यमंत्री वहां रहते, जो जिम्मेदार एजेंसी, जो जिम्मेदार कर्मचारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर एक्शन लेकर इसको खत्म कर दिया जाता। लेकिन हुआ क्या कि छोटे 8-9 यूट्यूबरों पर एफआईआर कर दिया गया। अब वो सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भैया आज तक पे क्यों नहीं कर रहे, बीबीसी पे क्यों नहीं कर रहे, दैनिक भास्कर पे क्यों नहीं कर रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे पे क्यों नहीं कर रहे, अखिलेश यादव पर क्यों नहीं कर रहे, अपने ही टीएम और अपने ही अधिकारियों पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सबने ये माना था कि हाँ भैया कुछ टूट फूट हुई है। तो जो मामला 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन में खत्म हो जाता, योगी आदित्यनाथ ने उस मामले को इतना बड़ा कर दिया कि अब वो 2029 के लोकसभा चुनाव तक भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर इतनी जल्दी तो पेश होगी नहीं, एफआईआर तो इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं। और जब जब अदालत में पेशी होगी तब तब ये मामला होगा। अब मैं बीजेपी के समर्थकों से पूछूंगा कि योगी जी मामले को निपटाने गए थे या मामले को बढ़ाने गए? ये सवाल देख लीजिए। अब दूसरे आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए कि एक तरफ देश हित है और एक तरफ चुनावी हित है। क्या चुनेगी भारतीय जनता पार्टी? पिछले कुछ सालों में क्या चुना है?
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आए, पहलगाम नहीं गए, कहां गए थे? बिहार में गए, जहां विधानसभा चुनाव आना था। जब जब चुनाव आता है तो अपनी पोटली लेकर निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि जनता के पैसे से वो ऐसा लगता है कि अपने पैसे से वो तोहफा वो जनता को देने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मेयर का चुनाव फंसा हो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो जीत का क्रेडिट ले चुके हैं, जीत का जश्न मना चुके हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के स्विट्जरलैंड चले जाए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिव जी आपको लगता है कि संभव है बीजेपी में? नहीं। मतलब चले गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल है। और ये सारी चीजें 20 जनवरी से पहले हो रही है, क्योंकि 20 जनवरी को नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद बीजेपी में बदलाव होगा। याद दिला दूं, कल जो हमने संसदीय बोर्ड की बात की थी और एक दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बात की थी, जो टिकट बांटते हैं, देवेंद्र फडणवीस उसके सदस्य हैं, जो टिकट बांटता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की। और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये बता दूं कि पार्टी टूटने का जो 2/3 का नियम है वो संसद में लागू होता है, यानी सांसदों पर लागू होता है कि भैया 100 सांसद है तो वो पार्टी तब तक नहीं टूटेगी जब तक वो 66 न बच जाए। विधायकों पर लागू होता है। बिहार में वही लोचा फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी को 2/3 तोड़ा जाए। बीजेपी कई बार यही फंसी रहती है, नहीं तो कांग्रेस को तोड़ चुकी होती। कांग्रेस के जो 99 है, 2/3 चाहिए तभी तोड़ पाएगा, क्योंकि 13-14 तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस के 13-14 सांसद ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि जिस दिन बीजेपी से किसी का भी, बीजेपी के चपरासी का भी फोन आ जाए, तुरंत वो बीजेपी के मुख्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन 2/3 नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पार्षदों में ये नियम लागू नहीं है, यानी 106 और 8 चाहिए अगर, और मान लीजिए कि सिंधे गुट के 8 पार्षद अगर छोड़कर चले जाए, 5 स्टार होटल से निकले कॉफी पीने के बहाने या जिम जाने के बहाने या टहलने के बहाने कि जरा समुद्र की हवा खा के आते हैं और वहां से सीधे बैठ के निकल जाए उद्धव ठाकरे के घर पर, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसलिए एकनाथ शिंदे डरे हुए हैं कि मोलभाव जब तक कर रहा हूं मैं, तब तक तो कम से कम अपने पार्षदों को एकजुट रख पाऊं, अपने पार्षदों को एक साथ रख पाऊं। और इस बीच मोहन भागवत साहब धर्म का संदेश दे रहे हैं मुंबई पहुंच के। ये पूरी राजनीति एक तरह से एक दूसरे से बिल्कुल इतनी खुल गई है या गुत्थम गुत्था हो गई है कि जैसे ही मुंबई हाथ से जाएगा वैसे ही साहेब परेशान हो जाएंगे। और बेचैनी में गलतियां होती है, व्याकुलता में गलतियां होती है, और वो गलतियां भारतीय जनता पार्टी के घमासान को सतह पर लाने का काम करेगी। वाराणसी में फंसा दिया योगी जी ने, मुंबई में बीएमसी हाथ आ नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ में जनता विरोध करने के लिए उतर रही है, देश के कई राज्यों में जनता सड़कों पर उतर रही है। जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण राज्य वहां अपनी मर्जी से काम कर नहीं पा रहे। बिहार में चीजें आगे बढ़ानी थी तो कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि एक के बाद एक वहां जो है यौन शोषण, बलात्कार, इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और बिहार की जनता ये पूछ रही है भैया कि ये सुशासन देने के लिए हमसे वोट मांगने आए थे, ये वाला सुशासन देना था। अभी तो उसमें भी बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। किसे मेयर बनवा रहे हैं? बस अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, मेयर किसका होगा? मेरे हिसाब से ज्यादा संभावना है कि एकनाथ शिंदे बाजी मार के ले जाएंगे। और अगर वो बाजी नहीं मार के ले पाएंगे और बीजेपी के सामने वो अड़ नहीं पाएंगे, तो फिर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे खेल कर जाए। लेकिन दोनों में से किसी एक शिवसेना का मेयर बनना फिलहाल तय माना जा रहा है। चलिए, दर्शक देखें और दर्शक भी लिखें कि आपके हिसाब से किसका मेयर बनना चाहिए। हमें इंतजार रहेगी आपकी कमेंट की। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।